नमस्कार, सुनो टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, बहरहाल ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक अच्छी पहचान है इनकी। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी हैं, जो कि पूर्व में आईपीएस भी रहे हैं और अभी मौजूदा आप देख सकते हैं पीछे आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ ही साथ तमाम सारी इनसे बातें करेंगे पॉलिटिक्स से जुड़ी भी, और साथ ही साथ अधिकारियों की जीवन कैसा होता है और इनके बारे में तमाम सारी बातें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आप मुजफ्फरपुर में जन्म लिए, बोकारो से आपकी पढ़ाई हुई, कानपुर आईआईटी से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की युवा पीढ़ी जिस तरीके से इस फील्ड में आना चाहती है, अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन इसकी शुरुआत आपने कैसी की? पढ़ाई क्या कुछ रहा और प्रेरणा किसको मानते थे आप? जी देखिए, यदि मैं सिविल सेवा की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से मैं जिस आबो हवा का रहने वाला था, जिस एनवायरनमेंट, जिस सराउंडिंग, जिस पृष्ठभूमि में मेरा जन्म हुआ था, लालन पालन हुआ था, यानी बिहार, अब जो से अब तो झारखंड हो गया है, लेकिन जब मैं युवा था, बच्चा था, तब बोकारो स्टील सिटी जो है वो बिहार का ही अंग था। तो उस पूरे इलाके में सिविल सेवा का एक विशेष महत्व था वो लोगों की जहन में, निगाह में। तो इसीलिए शुरू से मेरे भी मन में था कि सिविल सेवा में, और सिविल सेवा का ईमानदारी से जो बात कहूं, तो बाद में आईपीएस अफसर हो गया, लेकिन औसतन उसकी मान्यता आईएएस को ही लेके थी। आदमी आईएएस को ही सबसे पहले डीएम और आईएएस इन्हीं शब्दों को आदमी जानता था। तो ये ललक जिसको कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं, मती की मुझे भी उस सेवा में जाना है। फिर मैं आईआईटी कानपुर आया, कहीं कानपुर में रहा, और तब से मैं लगभग यूपी में ही हूँ। मैं 1985 में, अब तो लगभग 40 साल हो गए हैं पूरे। 1985 में मैं कानपुर आईआईटी में आया था, और वहां पर मैंने देखा कि और कई स्टेट्स के, जैसे मैं जिस वहां विंग बोलते हैं, जिस विंग में मैं रहता था, तो तमाम लड़के मेरे साथ के जो थे वो बंगाल के बहुत सारे थे, महाराष्ट्र के थे और स्टेट्स के थे। तो उनकी अलग अलग चाहते थी। उनमें बहुत सारे लोग यूएसए गए, अभी बहुत ही मतलब अच्छे जगहों पे हैं। एक हमारा मित्र है जो आरएफआईडी जिसको चिप बोलते हैं, उसको इसने इन्वेंट किया, बल्कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का दामाद है, जो हमारे जो यहाँ नेता है काफी बड़े, उनका बड़ा दामाद है, संजय शर्मा नाम है उसका। ऐसे ही अलग अलग फील्ड्स में लोग गए, लेकिन हम लोग जो बिहार के थे, और मैंने यह पाया था कि उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर लोग, उनकी सिविल सेवा की ललक ज्यादा थी। तो मैं उसी दृष्टि से मैं इस सेवा में चला आया। अच्छा, एक काफी पिछड़ा गांव, पिछड़ा जिला, लेकिन अधिकारी बने, अधिकारी से अब नेता बने, अब आगे और भी आपकी तैयारी है, आपने अपने पार्टी की निर्माण भी किया है। पूरा सफर बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो मैं अपना जो सफर है हमारा, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, ईमानदारी से और दावे से कह सकता हूं कि मेरा सफर कुछ न कुछ उसूलों के साथ, कुछ इच्छाएं और कुछ उसूल, इनके साथ संचालित हुआ, कुछ लक्ष्य के साथ। और बस मुझे लगता है, मतलब यह आत्म प्रशंसा लग सकती है, लेकिन निश्चित रूप से मैंने काफी हद तक, मुझे लगता है कि मैंने एक डिसिप्लिन्ड ढंग से कार्य करने का, जीवन जीने का और नियमों के अनुसार चलने का प्रयास किया। क्योंकि मुझे रूल ऑफ लॉ या फिर चीजें सही ढंग से संचालित हो, इसके प्रति हमेशा से एक लगाव और सम्मोहन रहा है। और आज भी, जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टी एक शुरू की है, बहुत छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें चुनी हुई संख्या में, बहुत ही कम संख्या में लोग हैं। कई बार हमारे साथी कहते हैं, अब चूंकि मैं किसी की गलत मदद नहीं करता, थाना चले गए वो कहते हैं साहब आप रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, कह देते। मैं कहता नहीं हूं किसी के लिए कोई गलत काम करते हुए मिल जाएगा, मैं नहीं कहता हूं। हमारी नई पार्टी से जुड़ते हैं,
कोई इस तरह से जुड़ जाता है सोच के कि आईपीएस रहा है, कुछ गलत सही में मदद करेगा, छोड़ के भाग जाता है, गरियाता भी है, कहता है कि बेकार है, यूजलेस है। वो भी उनको उसका अधिकार है, उसको लगा कि यहाँ पर उसको कुछ लाभ होगा, कोई लाभ नहीं मिला, भाग गया, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन निश्चित रूप से जिन सिद्धांतों के लिए, जिन उसूलों के से मैं जुड़ा हूं, वह मुझे सम्मोहित करते हैं, मैं उनके आकर्षण में आबद्ध हूं, उनके साथ चलना मुझे अच्छा लगता है। और जो कुछ भी छोटी सी मैं समझता हूं कि शायद अगर मैंने बार बार मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि यदि मैं अपने आप को डेविएट करना शुरू कर दूं या किसी के पीछे घूमना शुरू कर दूं या फिर अपने बुनियादी सिद्धांतों को छोड़ के चलना शुरू कर दूं तो मैं बहुत ही अधिक सफल हो पाऊंगा। शायद कहीं केंद्रीय मंत्री तो फला फला हो जाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्षमतावान व्यक्ति हूं। लेकिन ये उसूल जो हमारे हैं वो मुझे सम्मोहित इस हद तक करते हैं कि मैं उसको छोड़ नहीं पाता, और मैं संतुष्ट हूं, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार चल रहा हूं। प्रेरणा किसे मानते थे आप? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड तो चूंकि आपका ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार ऐसा कि जो अधिकारी बनना चाहता हो? क्योंकि बचपन से जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो मन में एक सपना होता है, और आप एक लेखक भी रहे हैं, तो ये ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में? देखिए, अफसर बनने के लिए कोई मेरा प्रेरणा स्रोत नहीं रहा है। अफसर तो मैं इसीलिए बन गया, जैसा मैंने कहा कि हमारे इलाके में सब लोग था कि भाई आईएएस अफसर बड़ा होता है, तो मुझे था कि मुझे भी बनना है। मुझे शुरू से ही सामाजिक कार्य करने की इच्छा थी, जो अब मैं कर भी रहा हूं, और कहीं ना कहीं समाज में अपना एक मौलिक कंट्रीब्यूशन देने, समाज की दिशा और दशा की बेहतरी के लिए काम करने की मेरी इच्छा थी। अधिकारी बनने की मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। अधिकारी वो चूंकि अब जैसे आईआईटी में मैं गया, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी चला गया, लेकिन आईआईटी वहां ये भी मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि चूंकि उस समय उम्र कम थी, आईआईटी गया, वहां तमाम, अब लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि भाई वहां तमाम सरकार ने खर्चा किया, लेकिन चूंकि उस समय उस उम्र में माँ पिता ने कहा भाई उससे सिक्योर कैरियर रहेगा, नहीं सिविल सर्विस में होगा तो तुम अच्छी नौकरी पालोगे, तो मैं चला गया। लेकिन आईआईटी जाने, यहाँ तक कि सिविल सेवा में भी आने में के लिए मेरा कोई ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था। सामाजिक काम करने को लेकर मेरे रोल मॉडल जरूर थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी हुए। जब मैं युवा था तो हमारे समय में जयप्रकाश नारायण जी एक, मैं समझता हूं कि श्रेष्ठतम रोल मॉडल के रूप में थे, जो उन्होंने इमरजेंसी के बाद, चूंकि वो मेरे बिल्कुल युवापन का समय था, लड़कपन और युवापन के बीच का समय था, तो काफी हद तक वो मेरे रोल मॉडल थे। जिस तरह उन्होंने संघर्ष किए थे परिस्थितियों को लेके और एक बेहतर समाज के लिए संघर्ष किया था, उस चीज ने मुझे प्रभावित किया था। महात्मा गांधी हमारे देश में अरबों लोगों के प्रेरणा स्रोत है, मेरे लिए भी थे। जवाहरलाल नेहरू थे और हैं। यह लोग मेरे, हमेशा मैं उनको एक आदर्श मानता था और मानता रहूंगा। अच्छा, जब हम आपके घर में आ रहे थे तो एक हमने फोटो देखी जो एक समय पर काफी वायरल भी हुई थी, जिसमें लिखा गया है कि जबरिया रिटायर्ड, जबरिया जेल और फिर जबरिया क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? जबरिया जेल, जबरिया क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? देखिए, यह मेरे द्वारा अपने ढंग से चीजों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। मैं जब सेवा में था, आज से 3 साल, लगभग 3 साल पहले ही लगभग, मुझे अचानक सेवा से निकाल दिया गया। यद्यपि पेंशन दिया गया, लेकिन कहा गया कि अब मतलब जिसको कंपल्सरी रिटायरमेंट बोलते हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, मैंने उसको जबरिया कहा, क्योंकि मेरा यह मानना था उसका जो कंसेप्ट है अनिवार्य सेवानिवृत्ति का, वो ये है कि उसमें व्यक्ति जब काम करने योग्य नहीं होता है तब वो दिया जाता है। लेकिन मैं पूरी तरह से काम करने योग्य था, इसके बाद भी मुझे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, तो मैंने उसको जबरिया नाम दिया। मुझे जेल भी भेजा गया एक प्रकरण में। आज की तारीख में उसमें कोर्ट जाता हूँ, ट्रायल चल रहा है,
तो मैं अभियुक्त हूं उसमें, इसीलिए मैं कह दूं कि निर्दोष हूं, मुझे कहने का हक भी है और नहीं भी है, क्योंकि जब तक कोर्ट निर्णय न करे मेरे कहने से नहीं अंतर पड़ता। लेकिन मेरी आत्मा जानती है, मेरा मन जानता है, उस केस के हालात जानते हैं कि उसमें मुझे पॉलिटिकल रीजन से फंसाया गया, तो मैं उसको जबरिया जेल भेजना कहता हूं। जबरिया क्वेश्चन मार्क इसीलिए कहता हूं कि अभी एक अराजकता का घोर तानाशाही का समय चल रहा है। अब कभी कोई मस्जिद गिर जाएगा, कभी कुछ और गिर जाएगा, कभी किसी का घर गिर जाएगा, जो पसंद नहीं आया वह नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो ऐसे समय में कल को कुछ और भी कर दिया जाए, तो वह तीसरा जबरिया जो प्रश्नवाचक है वह उसके लिए है कि जब भाई मान लीजिए कि जिसके हाथ जो खुद को खुदा समझ रहे हैं उनके जब मन में आवे वो कुछ और कर बैठे, उसके लिए उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्नवाचक उस चीज के लिए है जो किसी समय खुदा के दिमाग में कुछ और बात आए कर बैठे, भाई आदमी वो भी झेलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि कुछ भी होगा जो मेरे मन में समाज को लेके, समाज में अपने दायित्वों को लेके, अपने कंट्रीब्यूशन को लेके जो मेरे मन में रिजॉल्व है, इच्छा है, चाहत है या दृढ़ निर्णय है, वह जो है मौजूद रहेगा। हालात कुछ देर के लिए खराब होंगे, जैसे मुझे 7 महीने के लिए जेल भेजा गया, निश्चित रूप से उसमें कई बार ऐसा हुआ जब मैं मायूस भी होता था, क्योंकि मुझे तन्हा एक बैरक में रखा गया था जानबूझकर, तो वह कष्ट का भी समय होता था, मानसिक कष्ट भी था कई बार। लेकिन उस समय भी मेरे मन में यह बात थी कि यह समय बीतेगा, जैसे जो कहावतें हैं जो कही जाती है, तो मैंने अपने जिंदगी में उसको जिया कि जैसे यह अंधेरा छटेगा, मैं भी काम कर रहा हूं, कल को फिर कोई खराब समय देखूं, लेकिन उसके बाद फिर काम करूंगा। जो मेरे मन में व्यवस्था को लेके मेरे मन में यह इच्छा नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और क्योंकि उसका रास्ता ही मैंने नहीं चुना है, मैं किसी नेता से नहीं मिलता, मैं किसी के पीछे नहीं चलता, मैं केवल कानून के पीछे चलता हूं और उस दिशा में मैं जीवन भर काम करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है अपनी ओर से। जब आप जेल गए थे, जेल के अंदर का माहौल क्या था, अंदर की चीजें क्या कुछ थी, क्योंकि खुद आप एक अधिकारी रहे हैं और उन चीजों को आप भली भांति आप उन चीजों से रूबरू रहे होंगे, सारी जो अंदर का माहौल था कैसा था, आपके लिए कैसा था? देखिए, मैं एक चीज मुझे लगता है कि जो हम मेरे जैसे आदमी के लिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, मुझे लगता है कि उसको जेल जरूर जाना चाहिए। और उस रूप में मैं उसको भी, जैसे कि एक अंग्रेजी कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूं, क्योंकि जेल में कई बातें हमने देखी, एक अलग ही तानाशाही का राज। और आज भी लगता है, वो जेल में मैं गया तो इसी जेल, लखनऊ जेल में ही, जो इस देश के एक बहुत ही श्रद्धेय नेता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वह कुछ दिनों तक, वैसे और तो नहीं, और कई जेलों में रहे, वो तो कई जेलों में रहे, कुछ दिन तक लखनऊ जेल में भी रहे। और जो उन्होंने आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका कुछ अंश यहाँ भी लिखा है, उसमें उन्होंने यहाँ और जेलों की जो उस समय की बात कही है, तो मुझे यह जान के आश्चर्य होता था कि वो सन 30 और 35 में जो बात लिखी थी, लगभग 90 वर्ष पूर्व, शब्दशः वह बात आज भी जेल में है। उत्तर प्रदेश की जेलों में एक हैवानियत की स्थिति है। अब ये मुख्यमंत्री और ये जेल मंत्री और ये जेल सचिव और ये जितने अफसर हैं, जो भी राग अलापे, एक अजीबो गरीब हैवानियत की स्थिति है और सब केवल पैसे का राज, पैसे पे आप जो करवा लीजिए, पैसा। मैंने वहां पर बड़े बड़े नेताओं को जो जेल में गए, चूंकि मैं स्वभावतया पैसा खर्च नहीं करता, सिद्धांततया पैसा यह नहीं कि मैं 10, 20, 50 रुपया नहीं खर्च कर सकता हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं सड़क पे हूं, लेकिन मेरे कुछ उसूल है, मैं नहीं खर्च करता। तो मुझे मेरे मतलब जो है, मेरा कोई काम नहीं करते थे। और आप 100 रुपया दीजिए, वहां से जो चाहिए करवा लीजिए, यह स्थिति थी। और जो नहीं दे उसकी पिटाई हो रही है, तो यह हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, अपमान हो रहा है। यह सब काली हकीकतें मैंने जेल में देखी।
और भोगी। अच्छा, चूंकि आप आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इस समय भाषा का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। सत्र का आपने देखा होगा कि सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि सदन के अंदर अलग अलग जो जहां का भाषा का इस्तेमाल कर सकता है वो उस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अवधी बोल सकते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं या अन्य बोल सकते हैं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उर्दू भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष खुद के बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चों को वो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ने देना चाहता है, उन्हें उर्दू पढ़ाना चाहता है और कठमुल्ला बनाना चाहता है। आप मानते हैं, क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं यह जानता हूं कि श्री आदित्यनाथ, उसे कहने को तो, और वास्तव में भी क्यों कहने को कहूं, वह एक धार्मिक पीठ के महंत हैं, लेकिन जिस प्रकार का अतिवादी, घोर अतिवादी सांप्रदायिक दृष्टिकोण ये रखते हैं, वह अभूतपूर्व है। और जिस इनके पूरे कार्य का एकमात्र विश्लेषण सिर्फ यह है, बांटो और वोट पाओ, और कोई इनके जैसे जो इतने अतार्किक, चूंकि अभय मालिनी के हाथ में सत्ता है, आप और हम और ये सारे भोंपू इनके पास है, लेकिन इनकी बातों का ना कोई तर्क होता है, ना कोई अर्थ होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि विपक्ष इनकी इस बात का थोड़ा ही विरोध कर रहा था कि आप अवधि और इसको ना पढ़ाइए। वो कह रहा था कि जब आप जब सबों के साथ है, और वह जबरदस्ती, चूंकि उनके पास बड़ा भोपू क्या है, मीडिया है, जिसको अब आप और हम गोदी मीडिया कहते हैं, तो उसने जो सच्चाई है उसको ट्विस्ट कर देती है अखबार उनकी बात को। ये गरजे, ये भाई तुम्हारे गरजने, आपके गरजने बरसने की जो है, जब आप सत्ता में है, सत्ता में तो मैंने सबको गरजते बरसते देखा है। जब आप सत्ता से हटेंगे तब आप गरजेंगे, तब ना देखा जाएगा। अभी तो सत्ता में तो राम प्रकाश गुप्ता जी भी गरज रहे थे। तो सत्ता की गर्जन कोई गर्जन नहीं है। अभी आप सरकारी भोपुओं के बल पे आपकी आवाज उठ रही है, अन्यथा उसमें कौन सी गलत बात है।